दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे स्टॉक्स में। जी हाँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में हम पूरा जो भी मुंबई में प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में एकदम डिटेल में पूरे विस्तार में आपको समझाएंगे। अगर जिनकी भी कोई समस्या है वो इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। पूरा एकदम डिटेल में बात करेंगे, पूरा विस्तार से बताएंगे और ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा जाना मुंबई में कितना फ़ायदेमंद रहेगा और कितना नुकसानदायक रहेगा, या मुझे जाना चाहिए मुंबई या नहीं जाना चाहिए, किन मुद्दों पर आपको जाना ज़रूरी है और किन पर नहीं जाना ज़रूरी। चलो बिना देरी किए करते हैं वीडियो शुरू। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ मुंबई में जो प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। वहाँ क्या है कि सबसे पहले सीसीए वाले कैंडिडेट को, जैसे कि सभी जानते हैं, पैनल दिया गया, उसके बाद पीडब्ल्यूबीडी वालों का आया, फिर नॉर्मल कैंडिडेट का आया। अब तक ये हुआ है। उसके बाद क्या होगा स्टेप, उसके बाद इन तीनों को ज्वाइनिंग देकर, ज्वाइनिंग लेटर देकर उसके बाद ये क्लियर करेंगे रीमेडिकल वालों को, और रीमेडिकल वालों को क्लियर करके उसके साथ B2C1 वालों का भी पैनल देंगे। कहने का मतलब ये है कि अगले जो पैनल आएगा, यानी फोर्थ पैनल जो आएगा, उसमें जो पेंडिंग केसेस हैं वो B2C1 वाले वो, और प्लस जो अनफिट हैं, टेम्परेरी अनफिट हैं, और कैसे भी करके उनका किसी भी डॉक्यूमेंट के चक्कर से अभी फाइल क्लियर नहीं हुई है, तो वो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैनल में आएंगे। तो अब बात करते हैं, समझ के कैसा प्रोसेस चल रहा है, मतलब और मैं डिटेल से बताऊंगा अभी। तो यहाँ तक ये हो गया, इस स्टेप में ये आगे बढ़ रहे हैं मुंबई वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सीसीए वाले की। सीसीए वाले की बात कहाँ तक पहुँची है और कौन से स्टेप उसके पूरे हो चुके हैं, कौन से रह गए हैं। तो सबसे पहले सीसीए वालों का पैनल आ चुका है। उसके बाद सीसीए वालों का मुंबई हेडक्वार्टर और नागपुर को छोड़ के ईमेल और एसएमएस के थ्रू ज्वाइनिंग भी दी जा चुकी है, मतलब लेटर आ चुका है ईमेल एसएमएस के थ्रू। अब ये प्रक्रिया चल कैसे रही है उसके बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं। थोड़ा सा सब्र करिए, पूरा समझ में प्रोसेस आ जाएगा और आपको बहुत फ़ायदा होगा इस वीडियो से। डिटेल में ये वीडियो जा सकती है और कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी थोड़ा सा बतलाऊँ, जिससे कि आपका भी टाइम ख़राब ना हो और बात हो जाए। तो अब यहाँ क्या है कि जहाँ आरआरसी हेडक्वार्टर है वहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिर्फ पैनल तैयार कर रहे हैं। पैनल तैयार हो गया, उनका काम ख़त्म। पैनल तैयार होने के बाद डिवीज़न और पोस्ट जो अलॉटमेंट हो रहा है, मैंने पहले बताया था कि आईटीआई ओसीसी आईटीआई वाले जो है बच्चे हैं उनका डिवीज़न और पोस्ट अलॉटमेंट नेट पर नहीं आएगा, सीधा जॉइनिंग लेटर आएगा, जो कि बात सत्य भी निकली है। तो यही जो प्रोसेस में जो बता रहा हूँ कि जॉइनिंग लेटर, वो पोस्ट और डिवीज़न जो अलॉट होगा वो आरआरसी वाले ही कर रहे हैं, लेकिन वो वेबसाइट पर नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं उसका कारण समझ लीजिए कि जो भी जितने भी स्टूडेंट्स को डिवीज़न अलॉट हो रहा है, सपोज दैट 250 बच्चे हैं, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, 4 या 5 डिवीज़न मान लो, 50-50 बच्चों को ये दे दिए, सीट के अकॉर्डिंग मतलब बच्चों को ये अलॉट कर रहे हैं, जितनी जहाँ पर जिस जोन में रिक्वायरमेंट है, जितनी वैकेंसी की, तो ये उनको अलॉट करके पोस्ट के साथ, जी हाँ विद पोस्ट के साथ, और जिस जो डिवीज़न में ये रिक्वायरमेंट है उस चीज़ की, तो उस डिवीज़न में ये उस लिस्ट को दे रहे हैं। अब जैसे ही ये उस डिवीज़न में लिस्ट जाती है तो वो फिर उन लोगों का काम रहता है कि आपको ईमेल करें, आपको बाई पोस्ट ज्वाइनिंग लेटर भेजें। समझ में आया ये बात? यानी कहने का मतलब ये है कि एसएमएस ईमेल जो आएगा वो और ज्वाइनिंग लेटर जो आएगा वो डिवीज़न के थ्रू आएगा आरआरसी का, इसमें कोई भी पार्ट प्ले नहीं है। इतना समझ में आया? तो जैसा कि आप जानते हैं सीसीए वालों का काफ़ी जो डिवीज़न का आ चुका है, नागपुर का बचा है। और मैं आपको बता दूं कि नागपुर का भी आज कल में कभी भी, इस बात को समझिए, मैं कोई भी बात क्लियर ढंग से नहीं कर रहा, थोड़ी सी कुछ सीक्रेट के चलते, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नागपुर का आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, और या फिर जहां का भी बचा है मुंबई वगैरह, जिनको लगता है कि मेरा नहीं आया उसका आ गया, उसका नहीं आया मेरा आ गया, तो मैं ऐसे भाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि जिनका भी रहा है सबका आएगा, सबका आएगा। नागपुर वालों को आज या कल में आ जाएगा, और जिनको लगता है कि उसका आ गया मेरा नहीं आया, तो हो सकता है क्या पता आपको नागपुर डिवीज़न मिला हो, उस चक्कर में आपको अब तक एसएमएस ईमेल वगैरह कुछ ना आया हो।
तो नागपुर वालों का आज कल परसों कभी भी आ सकता है। एक्चुअल में होता क्या है, ये यहाँ से इन्होंने ऑर्डर पास कर दिया, डिवीज़न में ऑर्डर चला गया, अब वहाँ उनके ऊपर डिपेंड रहता है कि उस काम को कितनी तेज़ी से करते हैं। चाहे तो वो आज कर दें, सपोज दैट अपलोडिंग जो होता है, SMS जो भेजते हैं अधिकारी वगैरह जो भी हैं, वो संयोग से आज छुट्टी पर हैं तो आज नहीं आएगा, कल आएगा। तो ये ऐसे 1-2 दिन आगे पीछे होता रहता है। अब बात करते हैं कि जो ज्वाइनिंग हो रही है, जो ज्वाइनिंग लेटर आ रहे हैं, क्या इनमें B2C1 वालों को भी पोस्ट दी जा रही है? तो मैं आपको बताना चाहूँ, बिल्कुल दी जा रही है। B2C1 वाले भी इन पैनलों में हैं, लेकिन वो उनकी मात्रा कम है। कम का मतलब लगभग 8%, 10%, 12-14% ऐसा है लगभग। तो इसका एग्जैक्ट डेटा तो खैर क्या होगा, मतलब बता रहा हूँ कि हाँ, B2 और C1 वालों को भी पोस्ट अलॉट हो रही है इसमें, लेकिन कम है। कम क्यों है? क्योंकि जिनके मैक्सिमम मार्क्स हैं, मतलब मार्क्स अच्छे हैं और उन्होंने पहला पोस्ट प्रीफरेंस B2 या C1 वाला ही डाला है, तो उनको प्रीफर कर दे रहे हैं। अब ये लोग जो बचेंगे उनका वो नेक्स्ट पैनल में विचार करके फिर अपडेट देंगे। इतना समझ में आ गया? कहानी CCA वालों की ख़त्म हो जाती है। अब बात करते हैं PWD वालों की। PWD वालों का भी यही सेम प्रोसेस है। उनका भी जल्द ईमेल SMS के थ्रू आपसे संपर्क किया जाएगा। जल्द ही आ सकता है। जल्द मतलब कब तक? कल परसों आ सकता है। कल परसों में आ सकता है। 99% चांस हैं। 1% किसी वजह से, जैसे मैंने बताया, ऑफिशियल उनका अपना पर्सनल रीजन हो, वो लेट हो सकता है, लेकिन आ सकता है पूरा। यानी RRC ने इनका भी काम कर दिया है पूरा। PWD वाले RRC से अब फ्री हो चुके हैं। तो क्या इनमें भी B2C1 वालों को मिला है? बिल्कुल मिला है इनको भी। जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनको पोस्ट अलॉट हो गई है। डिवीज़न तो खैर अलॉट हो ही गया है। अब बात करते हैं, और हाँ, मैं बीच में ये बताना चाहता हूँ कि बीच बीच में क्या है, स्टूडेंट्स वहाँ, जैसे मैं रहा वहाँ पे, तो वहाँ पे टेम्परेरी अनफिट वाले स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो उनको क्या किया जा रहा है मैं आपको बता दूं। टेम्परेरी अनफिट जो है वो ध्यान से इस बात को सुन लें कि जब भी आपका मेडिकल हुआ था तो उस समय डॉक्टर ने आपको बोला होगा कि आपकी ये समस्या है, आपको इतने समय बाद, 2 महीने बाद, 6 हफ्ते बाद, 42 दिन बाद, 60 दिन बाद, जो भी जिसको बोला होगा कि वहाँ उसके बाद आपको रीमेडिकल के लिए जाना है। तो मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा स्टूडेंट यहाँ RRC आके बोल रहे हैं तो ऐसी बात पर RRC वाले गौर नहीं कर रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि जो डॉक्टर ने टाइम दिया है वो टाइम चालू होगा आपने जब ऑपरेशन कराया है या जब इलाज कराया है। ये नहीं कि मेडिकल डेट से 2 महीने, मेडिकल डेट से नहीं, जब आपने ऑपरेशन कराया उससे 2 महीने बाद। उदाहरण के तौर पर मैं ये बता रहा हूँ, या मेडिकल से 42 दिन नहीं, जब ऑपरेशन आपने कराया, जब आपने इलाज किया, उसके 42 दिन बाद आना है। ये आपको याद रखना है। डॉक्टर ने जो बोला उससे नहीं, जब आपने इलाज करा उसके उतने ही टाइम के बाद यहाँ पर हाजिर होना है RRC में। और अब कुछ सोच रहे होंगे कि क्या अगर कोई भी स्टूडेंट्स 2-4 दिन पहले आगे पीछे आ जाता है तो क्या उसका रीमेडिकल नहीं होगा या भेजेंगे नहीं रीमेडिकल के लिए क्या? तो मैं आपको बता दूं, अगर कोशिश यही करो कि जब आपका पूरा टाइम हो जाए तो जब ही आओ। 2-4 से 8-10 दिन बाद भी आ जाओगे, कोई परेशानी नहीं है। 15 दिन बाद भी आ सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर 4-6 दिन पहले आ गए तो थोड़ा सा वो दिक्कत कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कल 2 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका 2 महीने पूरे होने वाले थे, लेकिन एक शायद 7 या 8 दिन पहले आए थे, एक शायद 5-7 दिन पहले, ऐसा कुछ था, मतलब 8-10 दिन पहले आ गए थे। लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी। रिक्वेस्ट करने पर फाइनली उनको मेडिकल मेमो दे दिया गया था, तो वो मेडिकल कराने चले गए हैं। और 1-2 भाई थे हमारे, वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो मेडिकल जो हो रहा है क्या उसी चीज़ का मेडिकल होगा जिसके लिए रीमेडिकल दिया था या टेम्परेरी अनफिट किए थे? तो मैं उनको बता दूं कि जब आप रीमेडिकल के लिए जाओगे तो पूरा प्रोसेस दोबारा हो रहा है। याद रखिए, पूरा प्रोसेस दोबारा हो रहा है। और ये मेडिकल हो कहाँ रहा है? जहाँ पर आपका पहले मेडिकल हुआ था वही मेडिकल ये होगा दोबारा, उसी जगह पर मेडिकल होगा। अगर किसी का पुणे में हुआ है तो उसका पुणे में ही होगा, किसी का बायकला में हुआ है तो बायकला में ही होगा, जिसका जहाँ पे भी हुआ है नागपुर भूसावल वहीं होगा। ये आपको याद रखना है, ये बता दिया। उसके बाद नॉर्मल का सुन लीजिए।
नॉर्मल स्टूडेंट्स की ज्वाइनिंग कब होगी, कितने दिन में होगी, इसके बारे में आप सुन लीजिए। बहुत ही ये हॉट क्वेश्चन है, मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी सुनना चाहते ही हैं। तो मैं आपको बता दूं, नॉर्मल स्टूडेंट्स पे काम चल रहा है, तेज़ी से चल रहा है। और जहां तक है 10 से 12 दिन, जी हाँ 10 से 12 दिन में आपको शायद SMS देखने को मिले। तो इसका मतलब ये हुआ, आपके दिमाग में ये भी आएगा तो क्या इस रोज़गार मेला में मौका मिलेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, CCA वाले और PWD वालों को 100% मानो कि मौका उनको इस रोज़गार में तो मिलेगा, रोज़गार मेला में तो मिलेगा। लेकिन अभी नॉर्मल स्टूडेंट्स का अभी 50-50 चल रहा है। अब मैंने सर से पूछा था कि सर इस रोज़गार मतलब इसका मतलब अगले रोज़गार मिलेगा, इसमें नहीं आएगा नंबर रोज़गार मेले का। तो उन्होंने बोला इसमें हम जो है CCA वाले PWD वालों को क्लियर करेंगे। अब कुछ ज्वाइनिंग नेक्स्ट रोज़गार मेले के लिए भी हमें रखनी है। तो ये भी एक कारण है। और दूसरा, ये मैंने क्वेश्चन उनसे पूछा था कि दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या सर अब नॉर्मल स्टूडेंट्स की जो ज्वाइनिंग होगी, या मतलब इस रोज़गार मेला में अगर नहीं हुई ज्वाइनिंग तो क्या नेक्स्ट रोज़गार मेला में ही ज्वाइनिंग होगी। तो सर ने बोला था ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट रोज़गार मेला की डेट आएगी जब ही ज्वाइनिंग होगी, बीच में भी ज्वाइनिंग लेटर आ सकते हैं। वो समय की कंडीशन पर निर्भर करेगा कि कैसे ज्वाइनिंग हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ज्वाइनिंग हमारा प्रोसेस भी मतलब नॉर्मल स्टूडेंट्स का भी प्रोसेस चल रहा है और आपको ज़्यादा अब वक्त नहीं लगेगा। मुझे लगता है आज है क्या कहते हैं 10 मई, तो आप मानिए लगभग 20 मई के आसपास ज्वाइनिंग लेटर आना चालू हो सकते हैं। 1-2 दिन 3 दिन आगे पीछे हो सकता है, वो ऑफिस के कर्मचारियों के काम के ऊपर डिपेंड रहेगा, डिवीज़न के काम के ऊपर डिपेंड रहेगा। अगला है 4th पैनल कब आएगा। तो आप सुन लीजिए, 4th पैनल मई के एंड में आने के चांस ज़्यादा हैं, नहीं तो जून के फर्स्ट वीक में तो आएगा ही। समझ रहे हो बात को, मई के लास्ट में तो आने के चांस ज़्यादा हैं ही, नहीं तो जून के फर्स्ट वीक में आएगा ही। तो 4th पैनल में कौन कौन आएगा। तो 4th पैनल में B2 और C1 वाले आएंगे ज़्यादातर, और प्लस जिनका अब री मेडिकल के लिए जो बच्चे जा रहे हैं, जिनका टेम्परेरी इन्फिट था, वो ऐड हो जाएंगे उसमें। और प्लस और जो भी पेंडिंग केसेस रहे हैं किसी भी कारण से, किसी भी कास्ट सर्टिफिकेट EBC के या किसी और के चलते, तो जिनका जब तक क्लियर हो जाएगा वो भी 4th पैनल में ऐड हो जाएंगे। इतना समझ में आया। उसके बाद है तुम्हारा, उसके बाद जो लिस्ट आएगी, ये 4थे पैनल के बाद फिर रीमेडिकल और बायोमेट्रिक फोरेंसिक वालों का अपडेट आएगा। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 4th पैनल के बाद रीमेडिकल जितने भी मतलब अनफिट जिनको बोला गया उनके लिए चैलेंज जो करना होगा मेडिकल के लिए, उनकी लिस्ट आएगी। बायोमेट्रिक वाले और रीमेडिकल वालों की एक लिस्ट आएगी। उस हिसाब से फिर आपसे संपर्क किया जाएगा, कॉल पे करें, व्हाट्सएप पे करें, SMS में करें, वो जब जैसे होगा अपडेट दे दिया जाएगा, लेकिन संपर्क किया जाएगा। वेबसाइट पे लिस्ट भी आएगी, तो उस हिसाब से आप वेबसाइट से भी टच में रहें। उसके बाद है अब एक जीमेल प्रॉब्लम की मैं फिर बता देता हूँ। बहुत भाई इस बात को पूछते हैं, मैंने इस बात को कम से कम 6-7 बार पूछा है। अब ज़्यादा बार पूछो तो सामने वाले भी इरिटेट हो जाते हैं, इस बात को आप समझिए। उन्होंने यही बोला कोई जीमेल का कोई ऑप्शन नहीं है, जीमेल चालू करना पड़ेगा। अगर नहीं हो रहा तो फिर वो डिवीज़न के ऊपर डिपेंड करेगा कैसे वो ज्वाइनिंग भेजेगा। पोस्ट से भेजने के चांस पूरे हैं, बाई पोस्ट डाकिए के थ्रू। और जब ज्वाइनिंग जाना चालू होगा किसी भी जोन का, नॉर्मल का हो या किसी जोन का हो, नॉर्मल का हो, PWD का हो, तो वो वीडियो पे हल्ला इस चीज़ का हो जाता है, तो आपको भी पता लग ही जाएगा। वैसे भी मैं अपडेट करूँगा 100%। तो आप टच में रहिए, किसी यूट्यूबर के टच में या किसी वेबसाइट के टच में रहिएगा तो पता लग जाएगा। एक है CCA और 109 बैच वालों का, जो एक्ट अप्रेंटिस वाले, उनकी ज्वाइनिंग कब होगी, उनके बारे में क्या विचार चल रहा है। बहुत भाई पूछते हैं, तो मैं उनको क्लियर करके बता दूं। अभी उनकी बातों से, उनके जवाबों से लगभग आपके लिए नहीं निकल रहा है, नहीं मुंह से निकल रहा है कि कोई भी अभी उनको जॉब नहीं दी जाएगी, उनके बारे में कोई भी विचार नहीं किया जा रहा है। और आप जाओगे तो आपको भी यही जवाब मिलना है। तो मैं जितने भी ये प्रॉब्लम्स थी मैंने आपको ये शेयर की हैं। वीडियो ज़्यादा हो रहा है लंबा, तो जितने भी अपने डाउट्स हैं वो मैंने बता दिए हैं। और मुंबई जाने का फ़ायदा और नुकसान मैं अब आपको बता दूं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको जाने से फ़ायदा होगा या नुकसान। हाँ, जाना किसको चाहिए मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए इस बात को।
जिनकी भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है जो सिर्फ आप ही जाके सही करा सकते हो। जैसे कोई भाई करते हैं कि मेरा फाइल नंबर ये है सर, मेरा नाम ये है, मेरा वहाँ देख के बोल के ऐसे ऐसे करके कराइए, मेरा पैनल में नाम क्यों नहीं आया, क्या कारण है। तो अगर मैं पूछूंगा तो मैं आपका इतना पर्सनल या घर का या बड़ा भाई छोटा भाई हूँ नहीं, तो मुझे बताने से वो बचेंगे ज़रूर। तो इस वजह से आप जाइए, आपकी पर्सनल वो प्रॉब्लम है तो वो आप जो बात आपको शेयर कर सकते हो, वो किसी को नहीं कर सकते, करनी भी नहीं चाहिए, वो उनका अपना पर्सनल मैटर होता है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन मुझे क्यों मिले, तो ये कोई राइट नहीं बनता। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यही मेरे पास अब तक अपडेट था। और आप देखिए, अगर कोई क्वेश्चन अगर अभी भी बचा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वेस्टर्न रेलवे का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, मैं आपको अपडेट दूंगा। यही मेरे पास क्वारीज थी, मैंने काफ़ी डिटेल में इसको वीडियो को बनाने की कोशिश की है। जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो में अगर कुछ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर सकते हैं, जिससे मुझे मिलेगा मोटिवेशन। और इन्हीं बातों के साथ हम लेते हैं विदा। धन्यवाद।